Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video we are going to discuss NEET 2022 chemistry paper. देखो सेशन का एजेंडा ये है, पहले तो हम ये देखेंगे कि पेपर में क्लास 11th से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्लास 12th के कितने क्वेश्चंस आए थे. वी विल ऑल्सो सी द वेटेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम टॉपिक वाइज भी एनालिसिस करेंगे, बट वी विल कवर ऑल दीज आस्पेक्ट व्हाट ब्रीफली. देन वी विल गो फॉर डिस्कशन. डिस्कशन में मैंने एक एलिमेंट ऐड किया है. हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से आया है, राइट. सो आई होप कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी के लिए जो आपकी अप्रोच है वो काफ़ी हद तक क्या हो, इम्प्रूव हो जाए, राइट, और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो पहले तो ये देखते हैं कि अगर देखो पेपर में जो वेटेज था, टोटल क्वेश्चंस 50 थे. आई होप यू आर अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट. सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट, एंड 50 क्वेश्चंस है, बट आपको अटेम्प्ट 45 करने हैं, राइट. सो 46% वाज फ्रॉम क्लास 11th एंड 54% वाज फ्रॉम क्लास 12th, राइट. अगर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का वेटेज देखोगे तो फिजिकल 36% है, इनऑर्गेनिक 30% है, एंड ऑर्गेनिक इज व्हाट 34%, राइट. देन यू सी दिस इज व्हाट द टॉपिक वाइज वेटेज क्लास 11th की अगर आप देखो, they covered all the topics, all 14 topics except one, that is what redox reaction, right. तो उन्होंने सारे topics cover किए थे क्लास 11th के except one redox reaction. क्लास 12th में भी उन्होंने सारे topics cover किए except two. One is what solution and the another one is what your biomolecules. वैसे biomolecules वाला जो क्वेश्चन था, in fact we will see that एंजाइम पे वो क्वेश्चन आया था, उसको आप बायोमोलिक्यूल में भी रख सकते हो और सरफेस केमिस्ट्री में भी रख सकते हो, ठीक है ना. I have taken that the part of what surface chemistry, right. तो एक तरह से कह सकते हो solution was missing. The important point is what कि you have to cover each and every topic, that's it, right. आपके पास total 30 topics हैं और especially those topics जैसे environmental chemistry topic हो गया, right, ठीक है ना. क्लास 11th का जो last topic है, chemistry in everyday life हो गया, क्लास 12th का जो last topic है, right. ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. प्लीज डोंट इग्नोर दीज टॉपिक्स, इनसे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, राइट. सो यू हैव टू डू, और एक बार कर लीजिए, हो जाएगा. क्वेश्चंस वी विल सी, राइट, कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंड इन टॉपिक्स को करने के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो इट्स अ फेयर डील, राइट. ओके फाइन. सो दिस इज व्हाट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द पेपर वेटेज वाइज, राइट. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन, राइट. तो हमें पता है मैक्सिमम वर्क डन मतलब क्या, हमें देखना है एरिया अंडर द कर्व देखना है. और एरिया अंडर द कर्व, जैसे अगर मैं ये एक एग्जांपल ले लूं सपोज, राइट, दिस इज व्हाट द बीपी कर्व ले लो, राइट. और ये कर्व कुछ सपोज ऐसा है, दिस इज व्हाट लाइक दिस, ये कर्व कुछ ऐसा है. तो यहां पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा, बस ये छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें एरिया अंडर द कर्व कहां लेना होता है, वी एक्सिस पे लेना होता है. सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, ठीक है. तो एरिया अंडर द कर्व वी एक्सिस पे लेना होता है. अब बस देख लेंगे एक बार, यहां पे एरिया अंडर द कर्व ये है आपका, राइट. हियर इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, दिस इज एरिया अंडर द कर्व. हियर यू सी एरिया अंडर द कर्व इज दिस, एंड यहां पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो दिस प्रोसेस विल बी व्हाट आइसोकोरिक, राइट, ऑल्सो. सो आइसोकोरिक प्रोसेस है. इनफैक्ट ग्राफिकली अगर देखें तो इट शुड बी रिटन व्हाट आइसोकोरिक. एनीवे, अगर आप एरिया अंडर द कर्व देखो तो यहां तो 0 है, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा. हम एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में वैसे भी हम लोग एक्सपेंशन वर्क की बात करते हैं, राइट, ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट, इफ यू सी ऑल दीज 4 ऑप्शंस, राइट, यहां पे देखो तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट मैक्सिमम इन दिस केस. सो मैक्सिमम वर्क डन विल टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज व्हाट बी ऑप्शन, राइट. सो आंसर विल बी बी. अब ये देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कहां से एनसीईआरटी से लिया गया, राइट, ठीक है. तो एनसीईआरटी में आपने ये डायग्राम देखा होगा, क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का, राइट. देयर यू सी इट इज रिटन, राइट, दैट एरिया अंडर द कर्व बेसिकली व्हाट दैट गिव्स यू व्हाट वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया, राइट. तो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे रहा है, वर्क डन दे रहा है, और जितना एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा वर्क डन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना. हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर साइन लगाना हो तो साइन लगाना आसान है.
इस केस में आपको पॉजिटिव साइन लगा देना है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो तो एरो इधर जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर एरो इस तरह से रहता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। एनीवे इन दिस केस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट, मैग्नीट्यूड, राइट, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the second question is given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, right? What is assertion? Interhalogen compound का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ICl is more reactive than I2, that is a correct statement, right? पढ़ा होगा आपने। reason क्या है, ICl bond is weaker than II bond, right? That is also correct. Because of this weak bond, the reactivity what, increases, right? So that means assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of what, assertion, right? So answer will be what? Answer will be A, right? Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. अब ये देखते हैं कि NCERT में क्या ये statements लिखे हुए हैं कहीं, देखिए। दिस इज वॉट क्लास 12th पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7, आप पी ब्लॉक में जाइए, पी ब्लॉक में ग्रुप 17 इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में, एंड यू सी द पॉइंट व्हाट इज रिटन देयर, राइट? यू सी हियर व्हाट इज रिटन, इन जनरल इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन व्हाट, हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, राइट? दिस इज बिकॉज XX डैश बॉन्ड, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड है हैलोजेंस के बीच में, इन इंटरहैलोजेंस इज वीकर देन XX बॉन्ड। सो इन्हीं दो स्टेटमेंट से उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, एंड दिस इज व्हाट, क्वाइट सिंपल, राइट? सो अगेन यू नो, आई थिंक एवरीवन विल से, आप कहीं भी चले जाइए केमिस्ट्री में, नीट के लिए सब कहेंगे आपको कि NCERT इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? रीड एवरी लाइन ऑफ NCERT बाय योरसेल्फ, राइट? ठीक है ना, आप जरूर पढ़िए उसको, और हम देखेंगे भी ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, यू नो, ऑल द क्वेश्चंस, राइट, दे केम फ्रॉम व्हाट, NCERT। कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने NCERT को खोल के ही उठाया है, राइट? ठीक है ना, इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। सो विल सी दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? काफी सिंपल क्वेश्चन है। एरोमेटिक कंपाउंड, देखो ये तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, एरोमेटिक। हकल्स रूल के बारे में पढ़ा होगा। यहां पे देखो तो दिस कार्बन इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन inside the ring, so this will be what, non aromatic, so answer will be what, D, right? अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो इनमें से कई कंपाउंड्स तो आपको दिख जाएंगे। आप देखिए क्लास 11th में अगेन यू गो टू चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे तो आपको ये कंपाउंड्स दिखेंगे। जैसे ये ऑप्शन था आपका, देखिए ये भी एक ऑप्शन था, राइट? सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वाज देयर आल्सो, राइट? तो यहां से एक रेफरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। सिंपल सा सवाल है। 119 क्या हो जाएगा? 1 के लिए क्या होता है? अन होता है। 1 के लिए क्या होता है? अगेन अन, और 9 के लिए क्या होता है? एन। तो अन एनियम हो जाएगा, राइट? सो आई थिंक द ऑप्शन विल बी व्हाट, ए, राइट? डायरेक्टली तो नहीं कहूंगा, मतलब लेकिन देखो अगर ध्यान से आप, तो एज इट इज तो नहीं है NCERT में, बट क्लास 11 पार्ट 1 चैप्टर 3 में जाओगे तो एक इंडेक्स क्वेश्चन है, और इंडेक्स क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, 120 की जगह 119 कर दिया है। देखो डिस्कशन के, जब हम आगे अपने डिस्कशन प्रोसीड करेंगे हम देखेंगे कि अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो लोग NCERT उठा रहे हैं एंड दे आर चेंजिंग एट द डाटा, राइट? मतलब एज इट इज नहीं पूछ रहे हैं, कभी कभी तो उन्होंने एज इट इज क्वेश्चंस पूछ दिए हैं इंडेक्स क्वेश्चन से, राइट? बट दे आर चेंजिंग द डाटा सो दैट यू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, राइट? टू चेक दैट। तो बस उन्होंने 120 की जगह क्या ले लिया, 119 ले लिया। दिस इज द टेबल, फ्रॉम दैट यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। आई वुड कंसिडर दिस क्वेश्चन वेरी इजी, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, राइट? तो यहां पे देखो तो सिमेटिडिन क्या होता है आपका, एंटासिड होता है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे भी डॉक्टर बनने जा रहे हो तो याद तो होना ही चाहिए, नहीं? सो एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, दैट इज व्हाट योर सेल्डेन। देन सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट मॉर्फिन, राइट? एंड एंटी माइक्रोबायल्स, दैट इज व्हाट योर सेल्वासन, राइट? सो डी का 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। ए का 4, राइट? तो ए का 4 है,
तो ये दोनों ऑप्शंस तो गए आपके। देन बी इज, सॉरी ए का 3 था ना, ओके सॉरी, ए का 3 था, तो ए का 3 था, तो फोर्थ ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया। देन बी का क्या है, 2 है, बी का 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। A3 B4, बाकी भी चेक कर लेते हैं। C2, C इज व्हाट 2, ठीक है, एंड D इज व्हाट 1। सो फाइन, इसका जो आंसर होगा B हो जाएगा। अब ये भी देखते हैं थोड़ा कि NCERT में कहां से आए हैं क्वेश्चंस। देखो, यू सी दिस इज व्हाट एंटासिड एंड हियर इट इज व्हाट सिमेटिडिन, ठीक है। आप यहां देखिए एंटीहिस्टामिन्स, दिस इज व्हाट सेल्डेन। मॉर्फिन के बारे में यहां दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, राइट, एंड देन व्हाट सेल्वर्सान, एंटीमाइक्रोबल्स, राइट। सो ऑल दीज नेम्स आर देयर, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन अगेन, क्लास 12th एंड द लास्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 16, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, आपके पास हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, और कोवलेंट को आप मॉलिकुलर भी बोल सकते हैं, आयनिक को आप सॉल्ट लाइक और सलाइन हाइड्राइड्स भी बोल सकते हैं, राइट, ठीक है ना। एंड देन व्हाट इंटरस्टिशियल, राइट, और मेटालिक यू कैन से, राइट। तो ऑल दीज 3 हाइड्राइड्स आर देयर। आपको वही बता रहा है कि इनमें से कौन सा किधर है, राइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ऐसे लिखिए, ये 4 है, दिस इज व्हाट 6, ये 2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। MgH2, दिस इज व्हाट आयनिक हाइड्राइड्स, तो ए का क्या हो गया 4 हो गया। GH4, GE जर्मेनियम कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 14, एंड ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स होते हैं दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, राइट। एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और एक इलेक्ट्रॉन रिच। ग्रुप 13 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, और ग्रुप 15, 16, 17 आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज GH4, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा 1। व्हाट अबाउट B2S6 बोरॉन, ग्रुप 13 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और HF दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच होगा। सो ए का आंसर 4 है, तो 4 है, तो ये दोनों तो हटाओ और ये भी हटाओ, तो यही आंसर होगा। आप एक भी जानते तो ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इट्स अ गुड वे टू एलिमिनेट ऑप्शंस आल्सो, समटाइम्स काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, राइट, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन को भी बिल्डअप कीजिए। अभी आप टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं आपने ज्वाइन कर रखा होगा, आप टेस्ट दे रहे होंगे इनफैक्ट, या फिर अगर आप जब भी टेस्ट दे तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर करें, अपने अंदर वो एक स्किल सेट आप जरूर डेवलप करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। एलिमिनेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे बट फिर भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर किसी को MgH2 के बारे में पता है, बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है, स्टिल ही और सी कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, इजीली, ओके। सो आंसर विल बी व्हाट ए। देखते हैं NCERT में कहाँ पे ये, तो यहां पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में एग्जांपल B2S6, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में एग्जांपल ग्रुप 14 के CH4 है, GH4 भी ले सकते हो, और इलेक्ट्रॉन रिच में HF इज ऑल्सो देयर, 3 लोन पेयर्स, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम क्लास 11th एंड चैप्टर नेम इज व्हाट हाइड्रोजन, राइट, ओके। चैप्टर नंबर 9 आगे बढ़ रहे हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर करेक्ट आ जाए या ट्रू आ जाए तो एक बार जरूर देखना कि उस करेक्ट के आगे IN तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो करेक्ट या इनकरेक्ट में थोड़ा सा केयरफुल रहो, क्योंकि ऐसे एरर्स होते हैं, एग्जाम में प्रेशर भी होता है, बट आपको ध्यान रखना है। अगर करेक्ट आ जाए तो एक बार जाके फिर से देखिए कि करेक्ट ही पूछ रहा है ना या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट। अगर ट्रू है तो ट्रू ही पूछ रहा है, या उसके आगे नॉट भी लगा हुआ है which is not true, right? तो यहां पे आपको केयरफुल रहना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दिस इज करेक्ट। Like chemical catalysts, enzyme reduces the activation energy of bioprocesses. That is also a correct statement. Enzymes are polysaccharides. No, no, no. No. They are complex nitrogenous, substance, right? That is also there in NCERT, right? So they are not polysaccharides, okay?
Okay. Enzymes are very specific for a particular reaction and substrate. So this is a correct statement. So the answer will be what? C. ठीक है, एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पे है ये. तो अगर आप देखो, so this is what you see. ये जो है एंजाइम्स बेसिकली दिस इज व्हाट, ये बायोमोलिक्यूल्स से स्क्रीनशॉट मैंने लिया. अभी आपको बताया था मैंने, एंजाइम से एक क्वेश्चन आया, आप उसको बायोमोलिक्यूल्स में भी रख सकते हो और सरफेस केमिस्ट्री में भी रख सकते हो, दोनों जगह प्रेजेंट है. एंजाइम्स आर व्हाट? बायोकैटलिस्ट्स, राइट. उसके बाद यहां पे देखो, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. सो दे आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स एंड दिस इज व्हाट देयर इन चैप्टर नंबर 5. इसलिए मैंने इसको सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट लिया, बिकॉज this is the statement which is responsible to answer that particular question, right? ठीक है ना, that was the reason behind that. Enzymes are highly specific in nature. ये भी सही statement है. So you see, this is again directly came from what? NCERT, right? Class 12, chapter number 5, surface chemistry. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. Next, the IUPAC name of the complex AgH2O twice AgCN2, इसका क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो काम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन है और कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायन है. कैटायन को पहले रखेंगे, एनायन को बाद में, ठीक है ना. चलिए, तो H2O तो आपका बेसिकली व्हाट क्या है? न्यूट्रल है, राइट. एंड मेटल है, मेटल पे जनरली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ही होता है, राइट. सो दैट इज व्हाट, Ag पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे +1, दिस इज व्हाट -1, यहाँ +1, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1. तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कैटायन. तो इसकी नेमिंग पहले करेंगे, एंड ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है ना. तो ये कौन सा लिगेंड है? एक्वा. 2 हैं तो डाई एक्वा. दिस इज व्हाट? सिल्वर 1, राइट. सो दिस इज व्हाट? डाई एक्वा सिल्वर 1. उसके बाद यहां देखो, ये क्या है? डाई साइनाइडो सिल्वर. और यहां पे अब सिल्वर नहीं लेंगे क्योंकि एनायन है ना, एनायन कॉम्प्लेक्स है, राइट. एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? अर्जेंटेट. और ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? 1, राइट. तो देख लो, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1. क्या ये एनसीईआरटी में कहीं क्वेश्चन है? एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हैं. देखिए उन्होंने क्या किया फिर, ये देखिए यहां पे, जब आप चैप्टर नंबर 9 खोलेंगे क्लास 12 का, राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे ये एग्जांपल है. आई एम श्योर आप सब ने ये एग्जांपल सॉल्व किया होगा. इस एग्जाम्पल में बस डिफरेंस उन्होंने क्या किया पता है? NH3 को हटा के उन्होंने क्या कर दिया? H2O डाल दिया. रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट? सेम. सो इंस्टेड ऑफ अमाइन द एक्वा विल कम, रेस्ट एवरीथिंग विल बिकम व्हाट? सेम. डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, राइट. तो दैट क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो से दैट केम फ्रॉम एनसीईआरटी विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, राइट. तो वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से उठा रहे हैं विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू जस्ट चेक कि आपने इसको सही में समझा है या फिर इसको रट लिया है, लाइक दैट, राइट. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस. सिंपल ही था. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ गैडोलिनियम. बहुत ही प्यारा सा एलिमेंट 64. इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xg 4f7 5d1 एंड दिस इज व्हाट 6s2 है, राइट. लैंथेनाइड्स है. आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना. आप बिल्कुल याद कीजिए उसको, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. ठीक है, अब यहां पे देखिए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, दैट इज द मीनिंग, राइट. तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालते हैं, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन इज बिकमिंग व्हाट? 4f7. and that configuration is very stable configuration, right, because of large amount of exchange energy. हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो. F जो सबशेल होगा उसके जो 7 ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी व्हाट? हाफ फील्ड. और आपने ये पढ़ा होगा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, राइट. सो यू सी स्मॉल साइज नो, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी यस, सो द आंसर विल बी बी. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो, हाई बेसिक कैरेक्टर नो, सो द 9 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा. देखते हैं क्या ये एनसीईआरटी में है. जी हाँ, एज इट इज एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है. आप देखिए, आप डी एंड एफ ब्लॉक को देखिए. डी एंड एफ ब्लॉक में यहां जाइए क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 पे, राइट, सॉरी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 पे पार्ट 1 में. यहां पे आप जब पढ़ेंगे इसको, यहां से मैं पढ़ना शुरू करता हूं. A detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpy
of the third ionization enthalpies indicates that the exchange enthalpy considerations as in the orbitals of the first transition series appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and completely filled orbitals of f label, right? This is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and what? Lutetium. The question was from here, from this particular paragraph, right? So this was the question. I hope you understood. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, amongst the following, which one will have maximum lone pair electronic repulsion? डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट? ठीक है, उसमें था, हमने पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन व्हाट? बॉन्ड पेयर. यू सी द स्ट्रक्चर, ClF3 है आपके पास, Cl है, दिस इज व्हाट? लोन पेयर, दिस इज व्हाट? लोन पेयर. इक्वेटोरियल प्लेन में रखना है आपको, यहां पे F है, दिस इज व्हाट? F एंड दिस इज व्हाट? F. पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, काफी आइडिया लग जाएगा. IF5 है आपके पास, I है, यहां पे लोन पेयर रख दो, दिस इज व्हाट? F F F F एंड दिस इज व्हाट? F. ओके. SF4 है, SF4 का अगेन दिस इज व्हाट? F F F एंड दिस इज व्हाट? F. एंड वन इज व्हाट? योर XeF2. तो Xe का दिस इज and this is F and this is what? F. Now here you see 3 lone pairs are there. So lone pair repulsion will be what? You can say maximum here. यहाँ पे तो lone pair repulsion है ही नहीं. In fact, this is not the option. इसमें तो एक ही lone pair है. तो क्या होगा? या तो lone pair bond pair repulsion होगा या bond pair repulsion होगा. इस केस में भी, हाँ इस केस में है, right? But in this case and in this case, यहाँ पे तो 2 ही lone pair है, यहाँ पे 3 lone pair है. So here lone pair repulsion will be what? More than this particular case. So the answer will be what? XeF2. डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लगाना था तो हमने लगा दिया, ठीक है. अच्छा नहीं लग रहा था इसको खाली छोड़ना, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था, ठीक है. तो लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, कहीं यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, ठीक है. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. Which of the following statement is not correct about डाइबोरेन? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना. B2S6 पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रेट NCERT से क्वेश्चन था, एज इट इज स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल क्वेश्चन था. देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट? अगर स्ट्रक्चर आपने देखा हो, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर. B है आपके पास, ये H है, इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना. एंड दिस इज व्हाट H, दिस इज कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है. इसको किसी दूसरे कलर से ले लें. सो दिस इज व्हाट लाइक दिस, ठीक है. और क्या होता है यहां पे? सो दिस इज, ये H है और यहां पे एक H है, ठीक है ना. यहां पे भी कुछ उसी तरह से H है और यहां पे भी क्या है? कुछ एक H, राइट? ठीक है. सो दिस इज व्हाट, इसमें क्या है बेसिकली, ऐसे समझ लो कि यहां पे अगर एक प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन में ये वाला हाइड्रोजन, इसको थोड़ा उठा के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, मन की आंखों से देखो, ठीक है. सो ये वाला क्या है, आंख बंद मत कर लेना, देखो ये वाला क्या है, इस प्लेन में है तो यहाँ पे H है तुम्हारा और पीछे में भी एक H होगा, राइट? और ये जो ब्लैक बोर्ड है, राइट, इस प्लेन में ये हाइड्रोजन है और ये वाला अगेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है. तो अगर ध्यान से देखिए तो इस प्लेन में कौन कौन हो गया? इस प्लेन में ये बोरॉन H, और इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में बोरॉन तो होगा ही, वो तो दोनों प्लेन का पार्ट होगा, ये हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे. अब इस हाइड्रोजन को देखो तो यहां पे 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. सो हाउ मेनी? 4 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. एंड दिस इज व्हाट, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बट हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर? 3 सेंटर्ड. सो दिस इज व्हाट, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो 2 कौन से हैं? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 4 कौन से हैं? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट? और अगर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे देखिए तो क्या होता है? sp3 होता है, राइट? बाकी प्लेन में देखिए तो ये चारों जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले हैं H हाइड्रोजन एक प्लेन में है, और ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला हाइड्रोजन क्या है? एक प्लेन में है. अब स्टेटमेंट्स देखते हैं. देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, सही स्टेटमेंट है.
हमें नॉट करेक्ट बताना है। मैंने आपको बोला था जहां भी करेक्ट लिखा हो एक बार जरूर जाइए और चेक कीजिए उसके पीछे कहीं नॉट तो नहीं पड़ा, राइट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट, या ट्रू है तो नॉट ट्रू तो नहीं पूछ रहा, लाइक दैट, राइट। ऐसी गलतियां नहीं करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम से बाहर निकलते वक्त काफी अफसोस होगा आपको कि ये क्वेश्चन आता था बट जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हुआ और आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस को एक बार जाके एक बार अच्छे से देख लेंगे कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है या ट्रू पूछ रहा है या नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, द 4 टर्मिनल pH bonds BH bonds are 2 center 2 electron bonds, करेक्ट स्टेटमेंट है। The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atoms lie in one plane, that is also a correct statement. Both the boron atoms are sp2 hybridized. No, it's wrong and this will be the answer, right? तो इनफैक्ट हमें तो नॉट करेक्ट ही बताना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी व्हाट, डी। क्या ये एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, देखिए दिखाता हूं आपको। आप चले जाइए पी ब्लॉक में क्लास 11th में, राइट, ठीक है ना। सो क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 11 में जाइए और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट, ईच बोरॉन एटम यूजेस व्हाट, sp3 hybrid orbitals, right? Even you will see the terminal BH bonds are normal 2 center 2 electron bonds, but the 2 bridge bonds are 3 center 2 electron bonds, right? ठीक है ना, which is also referred as banana bonds, right? And this is what the structure. तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने उठाया। वैसे B2S6 पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। आई सजेस्ट यू टू गो एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, राइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर करना चाहिए। आप एनसीईआरटी तो पढ़िए ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए, राइट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। सही बात है, हायर ही होता है। Of comparable molecular masses because of weak molecular association in aldehyde and ketones due to dipole interactions. ठीक है, सही है। देखिए, this is what your aldehyde और ketone ले लीजिए, तो यहां पे ऐसे कुछ लिख लेते हैं और इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। उसी तरह से इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट यू कैन से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, राइट, विच इज रिटन हियर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन में तो होगा नहीं, हाइड्रोकार्बन आर व्हाट, नॉन पोलर, राइट, तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, वहां पे लंडन फोर्स होगा, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्गर, so here its boiling point will be what, more than hydrocarbon. सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। The boiling point of aldehyde and ketone are lower than the alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे नहीं है। देखिए O है, H भी है, मान लीजिए यहां पे CH3 ले लेते हैं। अब ये H भी है, O भी है, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा बिकॉज दिस H is attached with what, sp3 hybridized carbon. कार्बन से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, FON से जुड़ा होना चाहिए। एकमात्र ही ऐसा H है कार्बन से जुड़ा हुआ जो आपके सिलेबस में भी है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाए। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो वहां पे जो बिकॉज ऑफ दीज 3Cl इस हाइड्रोजन पे सफिशिएंट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट फॉर्म्स व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इस एक एग्जाम्पल को हम साइड रखें तो कार्बन से जुड़ा हुआ H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर व्हाट, करेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एज इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। The boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbon and ethers of comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of dipole-dipole interaction. ऐसा लगता है स्टेटमेंट भी यहीं से इन्होंने उठाया है, ठीक है। Next, also their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding, right? सो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज व्हाट द चैप्टर नंबर 12 इन क्लास 12 पार्ट 2, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. असर्शन इज इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट, आपको पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है वैसे तो, लाइन डिफेक्ट तो पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है ना. पॉइंट डिफेक्ट. An ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cells. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना. इट्स ट्रू. एग्जाम्पल देते हैं आपको. आप याद कीजिए, इंप्यूरिटी डिफेक्ट याद कीजिए, ठीक है ना. इंप्यूरिटी डिफेक्ट में क्या था, Na प्लस है आपके पास, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, यहां पे फिर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Na plus Cl minus, and then it is what, Na plus and what, Cl minus. और जब आप इसमें SrCl2 की इंप्यूरिटी डालते थे तो होता क्या था, Sr+2 बेसिकली आता तो था लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आता था, बाकी ये वाला पोजीशन क्या रहा, वैकेंट रहा, राइट. So that means what the idea is what to maintain the electrical neutrality, right? That is what the most important aspect you can say here. ठीक है, तो देखिए फिर से पढ़ते हैं अब. इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल्स. करेक्ट. इंप्यूरिटी डिफेक्ट एक एग्जांपल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है. नेक्स्ट, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो आंसर विल बी व्हाट, बी, राइट. बॉम्बे. चलिए, या मुंबई नहीं, बॉम्बे. एनीवे चलो, तो यहां पे बेसिकली क्या है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट, ये तो कई बार पढ़े होगे, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह देते हैं, राइट. पढ़ा होगा. और इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये जो एग्जांपल अभी लिया था हमने, NaCl में हमने SrCl2 की इंप्योरिटी डाली थी, तो कुछ यहीं से उठाया था, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं था. आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए इनको, राइट. तो एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, एनसीईआरटी को हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए पढ़ना है, राइट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Given below are two statements, the boiling point of the following hydrides of group 16 elements increases in the order. गलत ऑर्डर है, ठीक है ना, ये गलत है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सब से क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट. The boiling point of these hydrides increase with increase in molar mass. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer. ये भी गलत है, ठीक है ना. जरूरी तो नहीं है, H2O में तो मोलर मास कम है तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, राइट, ठीक है ना. अभी देखेंगे इसका 373 है, बाकी भी. अब ये जो क्वेश्चन है आप देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर व्हाट, रॉन्ग स्टेटमेंट. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, इनकरेक्ट, राइट. ओके, चलिए. कहां से आया, कहीं ऐसे तो एज सच लिखा नहीं हुआ है, बट द डाटा इज व्हाट, अगेन यू सी, क्लास 12th में जाइए, चैप्टर नंबर 7 में, अगेन पार्ट 1. इफ यू सी द बॉइलिंग पॉइंट, द डाटा इज गिवन, राइट. हियर दिस इज व्हाट 373, देन इट इज व्हाट H2T का 269, 232, 213, राइट. सी दिस डाटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसके बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. इसके बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप अगर देखें CH3F वाला क्वेश्चन, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, इसके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, राइट, ठीक है ना. आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, इन दिस केस CH3Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट. और ये कहां दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स हेलो एडेन्स में एक टेबल बना होगा, दूसरे या तीसरे पेज पे आप देखिएगा, वहां पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, राइट. सो फ्रॉम देयर दे पुट द क्वेश्चन. कई ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज दे रखी है एनसीईआरटी में. क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकते नहीं है, क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आपको इन टेबल्स को भी ध्यान में रखना है. अच्छा, कितने टेबल्स होंगे ऐसे पूरी एनसीईआरटी में, 25-30. आप सबको एक जगह कंपाइल कर सकते हैं और एक जगह कंपाइल करके फिर उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत देखते रहिए. उससे बहुत चांसेस हैं कि उससे एक आध क्वेश्चन आ जाए, और अगर वो आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांटेज देंगे क्योंकि मेजोरिटी हो सकता है कि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट. सो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं अल्टीमेटली, और आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना.
So this was the question. I hope you got the answer right from this. I mean, वैसे रीज़न क्या है, रीज़न तो सबको पता है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा. वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बाकी सब में क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट. वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन. द वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर, क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली आर, राइट. देख लेते हैं. तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास y और x है, कांस्टेंट टेम्परेचर है. अब y की वैल्यू x के साथ चेंज नहीं हो रही है, राइट. देखते हैं. जीरो ऑर्डर में y कॉन्सेंट्रेशन है, x टाइम है. टाइम के साथ तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, राइट. ठीक है ना. जीरो ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा Ca0 माइनस Ca इज इक्वल्स टू व्हाट, Kt, राइट. ठीक है, Ca0 माइनस Ca इज इक्वल्स टू व्हाट, Kt, राइट. तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ए का, और अगर वो चेंज हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता. तो ए ऑप्शन को हटाते हैं, अगेन बी को भी हटाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सी, रेट एंड एक्स कॉन्सेंट्रेशन. रेट चेंज नहीं होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, जीरो ऑर्डर, राइट. रेट जो है वो बेसिकली क्या होगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0 कह सकते हैं, राइट. दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, k, राइट. तो वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट. तो सी भी हो सकता है, एंड जीरो ऑर्डर वाई रेट है और एक्स इज व्हाट, अगेन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन. तो डी भी हो सकता है. अब हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा. वाई टी हाफ है एंड एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है. सो दिस इज करेक्ट. टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो क्या होता है, ln2 बाई के. So T half is basically independent of what, concentration, and if it is independent of concentration, so that is what is written, rate constant, sorry, T half and X concentration, so that is independent of concentration, so this is correct. So the answer will be what, C ही होगा. D को भी देख ले एक बार. फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है और T half लिखा हुआ है. तो रेट और T half, तो रेट टी हाफ से इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि टी हाफ इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन के एंड के इज समवेयर डिपेंडेंट, मतलब रेट इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन के ऑल्सो, राइट. ठीक है ना. सो दैट द डी ऑप्शन विल नॉट बी देयर. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी. जीरो ऑर्डर के लिए रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट विल बी द आंसर. चलिए, दिस इज द ग्राफ. अब एनसीईआरटी में वैसे भी अगेन मैं कहूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए उन्होंने बना रखा है, विच इज़ नॉट कांस्टेंट. तो यहाँ से तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो आप, राइट. एंड देन दिस इज व्हाट रिटन कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, आर नॉट, राइट. सो दैट्स इट. दिस स्टेटमेंट एक्चुअली व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बस उसको ग्राफ के टर्म्स में उन्होंने क्या कर लिया, आपसे पूछ लिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे ना, डाटा वाला क्वेश्चन, राइट. ठीक है ना, जो मैं डाटा वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा था. देखिए, डाटा इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि याद करना है. जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ऑक्सीजन का -141 है, सल्फर का -200 है, सेलेनियम का -195 है, टेलुरियम का -190 है, पोलोनियम इज -174. आपको याद नहीं रखना है, आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो. आपसे वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना. पर ये साफ दिख रहा है कि सल्फर इज ग्रेटर देन व्हाट, सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम, एंड देन इट इज व्हाट, ऑक्सीजन. एंड इफ यू विल सी ग्रुप 17 को अगर आप देखोगे तो ग्रुप 17 के किसी भी आप पकड़ लो, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन व्हाट, आयोडीन, एंड देन व्हाट, एस्टेटीन. आप किसी भी ग्रुप 17 के एलिमेंट को पकड़ लो, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 से क्या होती है, ज्यादा होती है. तो वो जो दो कॉलम में जो डाटा है उसको मैंने इस तरह से समराइज कर लिया. अब इसको याद रखना कितना डिफिकल्ट है, नहीं है डिफिकल्ट, राइट. तो आप उस डाटा को समराइज करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, राइट. तो इस तरह से समराइज कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लें, ब्रोमीन, एस्टेटीन, टेलुरियम, पोलोनियम दे दें, इस तरह से डाल दे क्वेश्चन, मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, देखने में तो प्राइमा फेसी लगेगा क्या पूछ दिया उन्होंने, राइट. बट इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस ऑर्डर कि अच्छा ग्रुप 16 तो किसी भी एलिमेंट को उठा लो, ग्रुप 17 से तो पीछे ही जाएगा.
तो उसी से हो सकता है कि एक दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना है इन डाटाज को, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट, जो गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनैंशियोमर्स, सही है, कार्बोकैटायन है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, राइट, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration, SN2 में inversion of configuration, ठीक है। enantiomers, ये भी सही है, enantiomers are superimposable, no, they are non superimposable, right, so answer will be what, C answer हो जाएगा, D भी देख लेते हैं। और racemic mixture shows zero optical rotation due to external compensation, मान लीजिए जितना R है 50%, S 50% है, तो R अगर उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो S एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। एक मेजो कंपाउंड भी होता है, वहां आपने पढ़ा होगा, वो भी क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होता है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। सो आंसर विल बी व्हाट, सी। क्या एनसीईआरटी से, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट। अगर आप देखें तो यहां पे देखिएगा, SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 10 है आपका, राइट, पार्ट 2 में, हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स में, राइट। उसके बाद यहां देखिए आप, सी द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड व्हाट, इनैंशियोमर्स। उन्होंने बस ये नॉन वर्ड हटा दिया था, क्वेश्चन डाल दिया था, जो कि गलत स्टेटमेंट है, राइट, ठीक है ना। यहां पे भी देखो रेसमिक मिक्सचर भी दे रखा है, सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, राइट। What is that? A mixture containing two enantiomers in equal proportion will have zero optical rotation. So the question was again from what, NCERT से ही स्टेटमेंट उन्होंने उठा के क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following sequence of reaction is suitable to synthesize chlorobenzene, right? बेंजीन है, Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3 है, Cl प्लस बनेगा, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो हाइड्रोकार्बन में डायरेक्टली दे रखा है आपको, ठीक है ना, दिखाते हैं। तो दिस इज व्हाट, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा टेम्पटेड हो सकते हैं आप कि, बट यहां पे फिनॉल है, एनिलीन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे एनिलीन नहीं है जो डायजोनियम सॉल्ट बना के और फिर क्लोरोबेंजीन बना देगा वो, ठीक है ना। सो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, एंड डी भी आपका, यहां पे तो सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा। सो बेंजीन HCl से रिएक्ट करेगा नहीं, तो दिस इज व्हाट, द ऑप्शन विल बी व्हाट, ए, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, एरिन्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस FeCl3, बस AlCl3 की जगह उन्होंने क्या कर दिया, FeCl3 कर दिया और क्लोरोबेंजीन बना दिया। हाइड्रोकार्बन क्लास 11th चैप्टर 13, राइट, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू रेस्पेक्टिव 4d। साइज जो है बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंजिंग, सो डेफिनेटली वो डिफरेंट ही होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है, राइट। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स। शेप जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और एजिमुथल क्वांटम नंबर 4d या 3d दोनों का सेम होगा, L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। And in an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state. Yes, that is correct. All the orbitals are degenerate orbitals. Energy same होती है, right? The shapes of dxy, अच्छा free state क्यों? अगर ligands वगैरह आ जाएंगे तो वहां पे splitting हो जाती है, पढ़ा होगा आपने coordination में, right? ठीक है ना? तो वहां पे energy same नहीं रहती है, उनकी degeneracy break हो जाती है। अच्छा, the shapes of dxy, dyz and dzx orbitals are similar to each other and dx square minus y square and dz square are similar to each other. गलत बात है, ठीक है ना। 4 का सेम है, 2 लोब्स है, dz स्क्वायर का अलग है, और ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एज इट इज। देखिए दिखाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाइए आप, एंड हियर यू सी व्हाट इज रिटन, दिस इज व्हाट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, द 5d ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज dxy, dyz, dxz and dx square minus y square and dz square. The shape of the first 4d orbitals are similar to each other, whereas that of the 5th one, dz square, is what, different from others. This statement you can say, was the basis to form or frame that particular
क्वेश्चन, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट, द जेल्डा मेथड for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compounds, right? ये एनिलीन है आपका, right? ये नाइट्रोबेंजीन है, ये एजो कंपाउंड है, और ये पिरिडीन होगा एक्चुअली, सॉरी, दिस इज व्हाट एन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? तो ये भी एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, आंसर इसका ए होगा, राइट? पिरिडीन नाइट्रोजन मतलब रिंग के अंदर है, तो ये भी नहीं देगा आपको जेल्डा मेथड में, एस्टिमेशन इसका आप नहीं कर सकते हैं. दिस इज व्हाट एजो लिंकेज है, और यहाँ पे नाइट्रो है. तो दैट्स व्हाट ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स यू नो विल, यू कैन नॉट एस्टिमेट यूजिंग व्हाट जेल्डा मेथड, राइट? दिस इज व्हाट इज इट रिटन इन एनसीईआरटी एज इट इज. अगेन यू सी जेल्डा मेथड पे जाइए आप, एंड व्हेन यू विल सी हियर व्हाट इज रिटन, जेल्डा मेथड इज नॉट एप्लीकेबल to compounds containing nitrogen in nitro, here is nitro, the azo group, azo linkage, right? And nitrogen present in the ring like what? Pyridine, right? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है? अगेन दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ये आप जाइएगा क्लास 11th में ही, पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 12, राइट? जेल्डा मेथड है, राइट? उस चैप्टर के एंड में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह किया उन्होंने, वहीं पे जाके आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क. करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, राइट? 2 डायमेंशनल नहीं, गलत है, ठीक है ना? डायमंड का तो 3D होता है, राइट? ठीक है ना? ग्रेफाइट में भी लेयर्स होते हैं, बट उसमें भी सर्टेन लेयर्स आर देयर, राइट? ठीक है. डायमंड इज कोवलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक. डायमंड इज sp3 hybridized, graphite is sp2 hybridized. This is correct. Both diamond and graphite is used as dry lubricant. No, this is also wrong. Graphite is used as what? Dry lubricant, right? तो ये भी देखिए, ये भी अगेन पी ब्लॉक से ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने क्लास 11th में. आप जाइएगा ग्रुप 14 में. सो दिस इज व्हाट रिटन. इफ यू सी ग्रेफाइट के केस में, इफ यू विल सी हियर, सी व्हाट इज रिटन. It is very soft and slippery. For this reason, graphite is used as dry lubricant in machines running at high temperature, where oil cannot be used as a lubricant, right? ठीक है ना? देखो ऐसा इसलिए है कि ग्रेफाइट सबलाइम ही होता है 4200 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? ठीक है ना? तो ऑयल तो मतलब इट विल इवेपोरेट, राइट? द टेम्परेचर इज सो हाई, राइट? ऑयल कैन इवेपोरेट. तुम बोलोगे सर ग्रेफाइट भी तो इवेपोरेट हो सकता है, उससे पहले मशीन इवेपोरेट हो जाए. मतलब इवेपोरेट का मतलब है कि इट विल मे बी मेल्ट डाउन, राइट? सो वी विल यूज ग्रेफाइट एज अ lubricant, right? Okay, and of course not diamond, right? तो the answer was, बाकी sp2 sp3 ये तो साफ दिया हुआ, देखो ग्रेफाइट में sp2 है, डायमंड में it will be written sp3. so the question was very easy, right? बस ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा. बाकी और भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको पढ़िएगा, ठीक है? बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन बन सकता है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स. इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, ठीक है ना? सही है ये. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज व्हाट? +4. गलत, ठीक है ना? K का +1 होगा. ग्रुप 1 का याद रखिए, ऑलवेज इट विल बी व्हाट? +1 इन इट्स कंपाउंड्स, राइट? मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, always they will show what? +1 oxidation state in what? its compounds, right? तो +4 नहीं होगा. मतलब क्यों दिया होगा +4? -2 × 2 +4 कर दीजिए, गलत है ना? यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड है. O2 माइनस है ना, सो इट इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड है. तो यहाँ पे +1 होगा, तो आंसर विल बी बी. बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. सही है स्टेटमेंट है. लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल्स. वो आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, लिथियम से ही शुरू होती है, राइट? ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ देखा होगा. ये कुछ, ठीक है ना? तो इस तरह का एक याद करने के तरीके भी हैं अपने अपने, राइट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी के डिस्कशन में मैंने ये बताया भी है, इसको याद करने का तरीका. यू कैन गो एंड देयर सी दैट, राइट? ओके, द होल रिएक्टिविटी सीरीज. एनीवे, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो द आंसर विल बी व्हाट? बी. अगेन आई वुड से इट वाज अ इजी क्वेश्चन, राइट? कहाँ से आया ये क्वेश्चन? एज इट इज देखो, इन टेक्स्ट में है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2 एंड इट इज व्हाट? इट इज रिटन +1, राइट? तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया. चलो, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो दिस यू विल फाइंड इन व्हाट? S ब्लॉक.
चैप्टर नंबर 10 इन क्लास 11th पार्ट 2, ठीक है। विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो P इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इज व्हाट, P1 प्लस पार्शियल प्रेशर का सम होता है, ये तो सही है। P इज इक्वल्स टू N1 RT बाई V, N2 RT बाई V, N3 RT बाई V, ये यही लिखा हुआ है एक तरह से, तो ये भी सही है। PI इज इक्वल्स टू XI इंटू P, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, मैं नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर इज व्हाट, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, सही स्टेटमेंट है, राइट। एंड PI इज इक्वल्स टू XI इंटू PI नॉट, ये गलत है, राइट, ठीक है ना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और वैसे भी यहाँ पे जो XI है वो गैसियस फेज का है, राइट, ठीक है ना। रॉल्ड्स लॉ में तो हमने पढ़ा था एक्वस फेज में वो मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉल्ड्स लॉ, राइट। तो आंसर विल बी व्हाट, योर डी, राइट, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, यहीं पे है, यहां से देख लो, ये चैप्टर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में इफ यू सी P1 इज X1, P टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे PI इज इक्वल्स टू XI PI, यू नो P टोटल दिया हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, ये देखो P टोटल इज इक्वल्स टू N1 RT बाई V, N2 RT बाई V, N3 RT बाई V, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। यहीं से उन्होंने क्या किए, यहीं से ये वाला एक ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा ऑप्शन था, और चौथा ऑप्शन उन्होंने दे दिया जो गलत था, ठीक है ना। सो फ्रॉम देयर दे फ्रेम्ड द क्वेश्चन, यू सी हाउ दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑल्सो कि होप सो कि आपका जो नज़रिया है, आप जिस नज़रिए से NCERT को पढ़ते हो, शायद उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आए इस सेशन के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, सही है, सही है। सो दिस इज व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं, गलत है। ऑर्थो एंड पैरा का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो मेटा से ज्यादा होता है, राइट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन विल बी व्हाट, सी, राइट। चलिए तो ये कहां से है क्वेश्चन, आप जाएंगे अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर नंबर 11 में, राइट, ठीक है ना, क्लास 12 के। सो हियर यू विल फाइंड द डाटा, राइट। इट इज रिटन द ग्रेटर द pKa वैल्यू वीकर द एसिड, राइट, और डाटा दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल का pKa का डाटा दिया हुआ है, राइट। इवन दे कैन आस्क द कंपैरिजन आल्सो, राइट, सो यू शुड नो, ओके। सो ये ऑफ कोर्स दे आर नॉट सेम इन एसिडिक स्ट्रेंथ, सो दिस वाज द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस 2 Cu, Zn प्लस 2 Zn, Fe प्लस 2 Fe एंड Ag प्लस Ag आर 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, SRP की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस 2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, SRP की वैल्यू दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, तो कैन नॉट अकर, राइट, सॉरी, सो दिस इज व्हाट, कैन नॉट अकर, राइट। इसका मतलब क्या करना है, देखो यहां पे जो एक सेल फॉर्मेशन हो रहा है उसका E0 निकाल लो, अगर E0 सेल तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, राइट, तुम्हें पता है डेल्टा G0 क्या होता है, दैट इज व्हाट माइनस NF E0 सेल। अगर E0 सेल पॉजिटिव है, NF तो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल्टा G0 नेगेटिव होगा, मतलब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। सो E0 सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस होगा, और E0 सेल अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस नहीं होगा, बस इतनी सी बात थी। अब इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, Zn से ये Zn प्लस 2 में जा रहा है, राइट, तो यहां पे ऑक्सीडेशन है, तो हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए E0 सेल, दैट इज व्हाट E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड, बस ये ध्यान में रखना है। देखो यहां पे माइनस क्या है, कई जगह बुक्स में प्लस E0 एनोड भी दिया होता है, दोनों एक ही बात है, बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग तरीके से है। कैथोड पे तो हम लोग SRP ही ले रहे हैं, एनोड पे हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम ले क्या रहे हैं, SRP ले रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन आया। आप SRP की जगह SOP ले लीजिए, यहां पे पॉजिटिव साइन ले लीजिए, वो भी आपको सेम ही आंसर देगा, ठीक है। सो चूंकि ये NCERT में दिया हुआ है तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यही यूज करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों में हमें SRP लेना है। देखो अब Cu प्लस 2 से Cu में जा रहा है, राइट, ठीक है, तो Cu प्लस 2 से Cu में जा रहा है, तो इसका तो SRP ले लो, तो इसका SRP ले लेते हैं, तो कितना दिया हुआ है इसका SRP 0.34
वोल्ट, राइट, 0.34 वोल्ट। इसके दो तरीके हैं करने के, एक मैं पहला बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका भी देख लेंगे, राइट, 0.34 वोल्ट, राइट। एंड माइनस इस Zn का Zn+2 में, तो इसका SRP कितना दिया हुआ है, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। Cu कहाँ जा रहा है, Cu+2 में, Cu+2 से Cu में जा रहा है, तो दिस इज व्हाट अगेन 0.34 वोल्ट, माइनस Fe से Fe+2, तो Fe+2 से Fe का कितना है, देखो कितना है, 1 2 3, थर्ड वाला माइनस 0.044 वोल्ट, तो माइनस 0.44 वोल्ट, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। फर्स्ट ये वाला Fe है तुम्हारे पास, Fe+2 से Fe में जा रहा है और Zn+2 में जा रहा है, राइट, तो पहले लेंगे माइनस 0.44 माइनस ऑफ माइनस 0.76, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, 0.76 माइनस 0.44 वैल्यू आ जाएगी 0.32, तो ये भी सही है, मतलब आंसर तो क्या होने वाला है, फोर्थ ही होने वाला है, इसका मतलब ई नॉट सेल इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, Cu किस में जा रहा है आपका, +2 से Cu में जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस 0.34, राइट, माइनस इसका देख लेते हैं SRP कितना है, Ag 0 से +1 में जा रहा है, तो इसका SRP कितना दिया हुआ है, 0.80, and this value is what it is coming what, negative, so answer will be what, this। वैसे भी देख सकते थे अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखो, राइट, रिएक्टिविटी सीरीज, सी रिएक्टिविटी सीरीज इज इंपॉर्टेंट, राइट, आपको याद होना चाहिए, राइट, तो दिस इज ले के 12 सरक का नाम मांगे अली मंसूर, जनाबे क्रूर ने फेंकी सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कोई आइए आगे होंगे, ब्रह्मानंद पंडित और कलावती लाई सोना फ्री में, सोना फ्री में मिलने लगे तो ज़िंदगी बहुत सही हो जाए, राइट, ठीक है, कलावती नहीं लाया, एनीवे चलिए, तो सोना तो फ्री में नहीं मिल रहा है, बट हमें ये पता चल रहा है आंसर फ्री में मिल जाएगा, इस अगर हमें याद हो तो। कॉपर के बाद Ag आ रहा है, ध्यान से देखो, दैट मीन्स व्हाट, Ag इज लेस रिएक्टिव, तो Ag कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जो हमें दिख रहा था यहाँ पे कर रहा है, जो होगा नहीं, राइट, सो दैट मीन्स व्हाट, द आंसर विल बी व्हाट, 4, राइट, ठीक है। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सब 10th से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है ना, जो ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो Zn है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक और आयरन में कौन था, जिंक था, तो जिंक विल डिस्प्लेस व्हाट, आयरन हियर, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली एज इट इज तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर मैचिंग की बात करें तो आप फिर से अगर चले जाओ तो ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कुछ इससे मिलता जुलता है, अगर आपको इसकी समझ है तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक्सरसाइज हम देखेंगे आगे भी, एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है आप उसको समझ के करिए, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके और क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहे हैं, राइट, सो दे आर डूइंग सच एक्टिविटीज यू नो नाउ डेज, सो प्लीज सी दैट और उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, in the coagulation of a negative soul, the flocculating power of the 3 given ions in the order Al+3, Ba+2 and Na+. Correct statement है, Hardy's Solge rule, right? And the statement 2 is what? In the coagulation of a positive soul मतलब यहाँ पे anions को देखना है हमें, जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसका flocculating power ज्यादा होगा, तो flocculating power of the 3 given salt is in the order Cl minus SO4 2 minus PO4 3 गलत स्टेटमेंट है, तो दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट एंड 2 इज व्हाट, इनकरेक्ट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट। इज इट गिवन इन एनसीईआरटी? यस यस, सरफेस केमिस्ट्री में एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, कोआगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका फ्लक्चुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, और यहाँ पे ये उल्टा कर दिया इन्होंने, तो वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। आप इसको देखो, ये एज इट इज इन्होंने वहाँ से उठाया है, Al+3 का Ba+2 से Na+ से ज़्यादा है, और PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस Cl माइनस PO4 3 माइनस का ज़्यादा है, राइट। सो फ्रॉम देयर कहाँ पे है ये,
हार्डी-सोल्ज रूल के बारे में पढ़ा होगा आपने, राइट? दिस इज व्हाट द हार्डी-सोल्ज रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आए हैं इससे, राइट? सरफेस केमिस्ट्री में जाइएगा, कोलॉइड्स में, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये क्वेश्चन देखो क्या है बेसिकली। लिथियम आजकल तो न्यूज़ में भी है, देखा होगा, ठीक है ना? JNK में बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, आई थिंक 5.9 मिलियन टन्स, राइट? ठीक है ना? तो इट्स अ बिग रिजर्व एंड इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर EV इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? ओके, बिकॉज लिथियम एंड बैटरी दे यूज़, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, EV इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, राइट? एंड दैट्स द फ्यूचर यू कैन से, राइट? ठीक है। सो एनीवे, लिथियम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सोडियम, लिक्विड सोडियम कूलेंट इन FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, ठीक है ना? KOH एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, KOH बेस है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है, राइट? तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे। CS फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ करते हैं। तो देख लो, A का 2 कहीं दिख रहा है, A का 2 एक ही ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा, बाकी चेक कर लेते हैं। B का 3, तो B का 3 है, C का 1, तो C का 1 है, और D का 4, तो D का 4 है। As it is again from NCERT S block class 11th, right? If you see uses, so uses are important, आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, lithium is also used to make what? Electrochemical cell, correct? उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors, right? Then you also see cesium is used in devising photoelectric cells, and अगर देखो यहाँ पे potassium hydroxide is used in the manufacture of soft soap. It is also used as an excellent absorbent of carbon dioxide. So from here they framed that particular question. Okay, आप uses को जरूर पढ़िए, questions आ सकते हैं वहां से। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Given below are two statements. Statement 1, primary aliphatic amine react with HNO2 to give unstable diazonium salts, right? ठीक है, सही बात है, unstable, और then वो alcohol बना देता है, तो this is true. Aliphatic amine. Primary aromatic amines react with HNO2 to form diazonium salt which are stable even above 300 Kelvin. नहीं, 0 to 5 degree Celsius, or you can say 273 to 278 Kelvin. तो again first statement is correct and 2 is what? Incorrect. तो statement 2 is what? Incorrect हो जाएगा। तो बस अब ये भी है, NCERT में है, लिखा हुआ है, ये तो आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर। यहाँ पे देख लो, ठीक है, अमाइंस चैप्टर में यहाँ देखो, ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है 273 टू 278 केल्विन, दैट गिव्स यू व्हाट? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, और क्लोराइड बोल सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन के ऊपर, इनफैक्ट 278 के ऊपर ये अनस्टेबल होगा। और जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, दे आर व्हाट? अनस्टेबल होते हैं, राइट? यहाँ लिखा हुआ है देखो, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट विच बीइंग अनस्टेबल, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, which statement regarding polymer is not correct? Again, so the question is what? Not correct पूछ रहा है वो। Elastomers have polymer chain held together by weak intermolecular forces, सही है। Fibers poses high tensile strength, this is also a correct statement. Thermoplastic polymers are capable of repeatedly softening and hardening, yes, correct. Thermosetting polymers are reusable, no, they are not reusable, right? This is again mentioned in NCERT, देख लेंगे, right? कहाँ पे देखो statements, all these statements are given. Polymer chains are held together, right? Elastomers के बारे में by the weakest intermolecular forces, right? Fibers के बारे में देखो, fibers are the thread forming solids which poses high tensile strength. The term is what? High tensile strength. Thermoplastic polymers के बारे में, they are the linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening or cooling, right? And this was the answer actually. Thermosetting polymers, these cannot be reused. Cannot be reused. वहाँ पे दिया हुआ था, you can reuse it, right? So that will be the answer because incorrect statement हमें देखना था. Okay? Again directly from NCERT, right? थोड़ा सा information based है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक? Next. Question number 29. In 1 molar solution that contains molal, मतलब molality की बात कर रहे हैं हम लोग, तो molality क्या होता है? Simple, number of moles of solute. Number of moles of solute
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है आपको, केजी में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का लेना है, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलालिटी आपकी 1 है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। 0.5 है एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, राइट, दैट कंटेंस कितना मास सॉल्वेंट का होगा, तो x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0.5 kg हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 500 ग्राम, तो बस 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल क्वेश्चन अगेन, ठीक है। मोलालिटी के डेफिनेशन से डायरेक्टली देख सकते हो इसको। नेक्स्ट, दिस इज द रिएक्शन दैट वाज गिवन, RMGX, ग्रिग्नार्ड है CO2 ड्राई ईथर के साथ, राइट, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एंड देन H2O प्लस RCOH, पूछा है Y क्या बनेगा, अगेन फ्रॉम NCERT, राइट, इट विल फॉर्म व्हाट, R अटैक करेगा इस C पे, राइट, ठीक है ना, RMGX का जो ये R है, राइट, और इसको प्लस ले सकते हो, ये CO2 पे अटैक करेगा, राइट, इट विल अटैक एंड ये बॉन्ड खुल जाएगा, राइट, सो इट विल फॉर्म व्हाट, RCO माइनस डबल बॉन्ड O, और इस O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, MgX प्लस जुड़ जाएगा, राइट, ठीक है ना, ओके, और फिर H प्लस दे दोगे तो एसिड बन जाता है, सो इट विल बी व्हाट, RCO माइनस MgX प्लस, अगेन फ्रॉम NCERT दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन दिया हुआ RMGX का CO2 के साथ ड्राई ईथर, दिस इज व्हाट, उन्होंने यही पूछा था आपसे, राइट, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट, यही पूछा था, राइट, यही रिएक्शन उन्होंने फ्रेम करके दिया था, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, राइट, तो MnO4 माइनस को O2 को लिबरेट करना है, मतलब क्या करना है आपको, इसको बेसिकली ऐसे ले लो, MnO4 माइनस, सॉरी, MnO4 माइनस को लिबरेट करना है O2 को, तो MnO4 माइनस तो एज इट इज इसको ऐसे ही लिखना होगा, प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड दैट गिव्स यू व्हाट, Mn प्लस 2 और प्लस 4H2O। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है Mn2 प्लस से MnO4 माइनस, इसका E0 दिया हुआ है माइनस 1.51, तो इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखा है हमने, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1.51 वोल्ट, राइट, और हमें O2 लिबरेट करवाना है, मतलब इसको भी उल्टा करके लिख लो, तो H2O इज गिविंग यू व्हाट, हाफ O2 प्लस 2H प्लस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 कितना दिया हुआ है, O2 से H2O दिया हुआ है कितना, 1.22, तो उल्टा करके लिखेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.22 वोल्ट, राइट, 223, और इनको बस ऐड कर दो आप, तो ऐड करने से ये तो दिख रहा है साफ कि दिस वैल्यू इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव तो दैट मीन्स व्हाट, यस इट विल बी एबल टू लिबरेट व्हाट, ऑक्सीजन, तो यस तो एक तो आंसर होगा, तो नो तो हटा ही दो, ये दोनों ऑप्शंस गए। अब यस में भी देख लेते हैं, E0 सेल में एक बार 0.287 है, एक बार 2.733 है, 2.733 तो नहीं हो सकता है, बिकॉज 1.51 से 1.22 सब्सट्रैक्ट करोगे तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली कम 0.28, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। सो अगेन नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चंस अगेन आपके NCERT में हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कि अगर रिएक्शंस होता है तो वो फिजिबल होगा या फिजिबल नहीं होगा, बट डायरेक्ट नहीं था, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी उस क्वेश्चन को आप कर पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी वही एक एग्जांपल है, एज इट इज NCERT से इन्होंने क्वेश्चन उठाया विद अ सर्टेन मॉडिफिकेशन, राइट, क्या मॉडिफिकेशन क्या वो तो देखेंगे। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन। देखो अल्टीमेटली स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है कि इसके 2 मोल के लिए इसके कितने मोल्स की जरूरत है, 1 मोल। अब इसके HCl के मोल्स निकाल लो, HCl के मोल्स निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, हो सकता है वो मास दे दे आपको, गिवन मास अपन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, हो सकता है वो आपको मोलैरिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी भी दे सकते हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी HCl के लिए सेम होगी क्योंकि n फैक्टर 1 है, तो कई तरीके से हो सकता है। किसी केस में हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, आपको वॉल्यूम दे दे एट STP, आपको उसको 22.7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो आपको हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। करना क्या, अल्टीमेटली आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और उसके बाद आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जाओ एंड जस्ट सी दीज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यूज योर ब्रेन, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या है
50 ml ऑफ 0.5 m HCl है, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? 50/1000 लीटर में लेना पड़ेगा। ऐसे मिली मोल्स में भी लेके कर सकते हो, मैं मोल्स में ही ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये लीटर में हो गया, इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ये तो HCl के मोल्स आ गए आपके पास, राइट। अब साफ दिख रहा है कि इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो CaCO3 के इसके कितने मोल चाहिए होंगे? इतने NaCl के लिए इसका क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो नंबर ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड विल बी व्हाट? नंबर ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड विल बी व्हाट? 1/2 इंटू 50/1000 इंटू 0.5 मोल्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके 2 के लिए अगर 1 रिक्वायर्ड है CaCO3, तो 50/1000 इंटू 0.5 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? दिस अपॉन व्हाट? 2 होगा, राइट। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया। इतने HCl के लिए इतने CaCO3 की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको क्या करना है? इसका मास निकाल लो। तो CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? 100। नंबर ऑफ मोल्स को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो गिवन मास आ जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड मास आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 50/1000 इंटू 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। एंड दिस मच ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड प्योर, राइट, ठीक है। तो यहां 100 से ये कितना चला जाएगा? 10, ये आ जाएगा 5, तो दिस विल बी व्हाट? 2.5 by 2 1.25, तो दिस विल कम व्हाट? 1.25 ग्राम, राइट। 1.25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड। बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 95% प्योर CaCO3 है, बाकी का जो 5% होगा वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, राइट। तो अगर वो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? हमें लेना x ग्राम है, लेकिन उस x का 95% कितना होना चाहिए? दैट वैल्यू शुड बी व्हाट? 1.25 ग्राम, विच इज रिक्वायर्ड फॉर 50 ml ऑफ 0.5 m HCl, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो तो 1.25 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। 1.25 तो नहीं होगा, 3.65 इतना भी डबल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। आंसर यही आएगा, कैलकुलेट कर लेना, या फिर बिना कैलकुलेशन के भी साफ दिख रहा है कि आंसर मस्ट बी व्हाट? बी, राइट। तो इसका बी आंसर होगा, ठीक है। चलो, क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से? देखते हैं। आप जाओ चैप्टर नंबर 1 में, राइट, मूल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। आप देखो ये सेम क्वेश्चन है वहां पे भी, राइट। बस उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड। सेम वॉल्यूम दे दिया, मोलैरिटी दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहां पे हाँ, CaCO3 की प्योरिटी नहीं दे रखी, मतलब 100% CaCO3 में प्योर मानना है, राइट। तो थोड़ा सा आसान हो गया। उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया था? ये दोनों का डाटा चेंज किया और यहां पे क्या लिख दिया? 95% प्योर CaCO3, रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट? सेम, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। The pH of the solution containing 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.01 m acetic acid is Henderson-Hasselbalch equation लगाना है हमें, right? इसमें तो it is what basically weak acid and salt of weak acid in a strong base, that is what acidic buffer is there, right? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? pH is equals to क्या हो जाएगा? pKa plus log conjugate base का, आप सॉल्ट भी ले सकते हो बट कॉन्जुगेट बेस इज व्हाट? बेटर, राइट, ठीक है, अपॉन एसिड, राइट, एसिड, ठीक है। अच्छा, यहां पे बेसिकली क्या है? CH3COONA है, राइट, CH3COONA है। तो जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट, ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो pKa हो जाएगा प्लस लॉग, राइट, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ दिस, राइट, 50 ml ईच लिया आपने और उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का निकाल लेते हैं। तो सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? आपके पास है क्या? इसके 50 ml है, राइट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके 50 ml है आपके पास, 50 ml है, और कितना m है? सोडियम एसीटेट 0.1 है, ठीक है। एंड CH3COH कितना है आपके पास? इसका भी 50 ml है, और ये कितना है? 0.01 m है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और टोटल वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? 100। वैसे ध्यान से देखो तो टोटल वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बट निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 50 इंटू 0.1, राइट, मिली मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम ml में ही ले लेंगे,
ठीक है, अगर तुम्हें लेना है लीटर में तो ले लो, 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो 50 बाई 0.1, 50 into 0.1 अपॉन वॉट 100, दिस इज वॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट CH3CONA, राइट। 50 ml यहाँ से 50 ml, टोटल वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा 100, नंबर ऑफ मोल CH3CONA के केवल यहाँ से आएंगे, दैट इज वॉट 50 into 0.1। अगर तुम्हें लीटर में लेना होता तो इसको भी 1000 से डिवाइड करते और इसको भी 1000 से, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो हम मिली मोल्स निकाल रहे थे और वो 1000 क्या हो जाता कैंसिल आउट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा देखो, तो सिंपल मैं पुट कर रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस का, जो कि सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है इस केस में। तो 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई वॉट 100। अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 50 इंटू 0.01 अगेन डिवाइडेड बाई वॉट 100। तो 50 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई वॉट 100, क्योंकि वॉल्यूम टोटल जब मिलाओगे इसको तो 100 ml हो जाएगा, ठीक। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 50 से 50 कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आंसर pKa प्लस 1 हो जाएगा। pKa कितना दिया हुआ है 4.57, 1 ऐड कर दो 5.57, आंसर क्या हो जाएगा A, राइट। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझना पड़ेगा इसको। फॉर्मूला इज गिवन इन NCERT, यू सी हियर Henderson-Hasselbalch equation, pH is equals to what pKa plus log salt upon what acid। बट दो आई वुड से आपने ये पढ़ा होगा, अब एक्सप्लेन तो आई एम श्योर इस पे जाके थोड़ा सा वर्क कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सॉल्ट की जगह बेटर क्या होगा कॉन्जुगेट बेस लेना। अगर मान लो कुछ ऐसा सॉल्ट आ जाए CH3CO ट्वाइस, थोड़ा सोचना इस पे, राइट, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन होगा वो। तो इस केस में जो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लोगे इन केसेस में तो आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2x लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन भी है, आप इसके डेरिवेशन को करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इट विल बी अ वंडरफुल क्वेश्चन फॉर नीट एटलीस्ट आई वुड से, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सिंपल क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। एल्डिहाइड कीटोन में तो साइनोहाइड्रीन कहाँ बनेगा HCN, तो A का 4 एसिटल अल्कोहल, सिप्स बेस RNH2 हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम सॉरी हाइड्रोक्सिलामीन से बनेगा, तो D का क्या हो जाएगा 1, तो D का 1 कई जगह है, A का 4 कहाँ है एक ही जगह है देखो। अब यहाँ पे भी अगर A का 4 पता है तो B का क्या हो जाएगा 3, तो B का 3 है, C का क्या हो जाएगा 2 और D का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर विल बी व्हाट D। दिया हुआ है NCERT में, दिया हुआ है एज इट इज, वहीं से क्वेश्चन उन्होंने उठाया है देखो। ये सब देखा होगा आपने ये टेबल, राइट। तो अगर आपने RNH2 लिया, राइट, RNH2 तो वहाँ पे क्या मिलता है सिप्स बेस, NH2OH लिया तो वहाँ पे क्या मिलता है ऑक्साइम, राइट। HCN ऐड किया तो क्या मिलेगा साइनोहाइड्रीन, और अल्कोहल में क्या मिलेगा आपको एल्डिहाइड में एसिटल, राइट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम हियर, सिंपल क्वेश्चन था ये तो काफी। Which among the following is incorrect statement? Again the question was what? Incorrect, ठीक है ना। O2 plus O2, O2 minus and O2 minus bond order, देखो सिंपल है, ऐसे याद रखो। 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.0, और इधर एक कम करो या इधर एक कम करो, बॉन्ड ऑर्डर तो इससे आसानी से निकल जाएगा, विद इन सेकेंड्स यू कैन कैलकुलेट। 13 क्या हो जाएगा 0.5 घटा दो तो ये 2.5 हो जाएगा, और 15 भी क्या हो जाएगा 2.5। देन 12 पे आ जाओ और 16 पे आ जाओ, क्या हो जाएगा 2। देन 17 एंड व्हाट 11 क्या हो जाएगा 1.5। देन 18 एंड व्हाट 10 क्या हो जाएगा 1.5 से घटा रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना। यहां पे 19 है और यहां पे क्या है 9 है, 0.5 और 9 से 8 पे आओगे लाइक BE2, और 20 पे जाओगे तो लाइक NE2, और बॉन्ड ऑर्डर दोनों केस में क्या हो जाएगा 0.5 के बाद 0, तो BE2 और NE2 एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल। अब देख लो O2 प्लस तो कितने इलेक्ट्रॉन 15, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन 16, O2 माइनस में 17 और O2 2 माइनस में 18, तो 15 में 2.5 2 1.5 1, तो 2.5 2 1.5 1, सो दिस इज व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, देखते हैं। C2 molecules has 4 electrons in 2 degenerate pi molecular orbital, right? Very important compound. You can say, not compound, I would say. It's a molecule, sorry. So it's a molecule of element, right? C2 is what? One molecule where the existence of pi bond is there in absence of what? Sigma bond, right? This is clearly mentioned in NCERT. Very important point, right? तो C2 आपने देखा होगा 4 electrons, क्योंकि उसमें क्या होगा
ऑर्डर क्या होता है देखो, सिग्मा 1s, देन व्हाट, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, एंड देन पाई 2px, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पाई 2py। यहां पे 2s 2p मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz आगे चला जाता है, और z इसलिए ले रहे हैं सिग्मा क्योंकि उसी को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। बाकी तुम्हारा जो मन, अगर x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लोगे तो यहाँ पे yz आ जाएगा और वहां पे सिग्मा 2px आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सिग्मा 2pz भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड देन डीजेनरेट ऑर्बिटल से एक एक करके भरेंगे, राइट। हंस रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो 9 एंड व्हाट 10 एंड देन 11 एंड देन व्हाट 12। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है पाई में, राइट। ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, बाकी बॉन्ड ऑर्डर ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। O2 आयन प्लस आयन इज व्हाट, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। देखो O2 में अगर देखो तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, राइट, और उसमें से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब भी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट मींस स्टिल इट इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। तो ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। इवन O2 माइनस भी क्या हो जाएगा, O2 माइनस में भी तुम क्या करोगे, O2 माइनस में भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड ही करोगे तब भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, O2 2 माइनस विल बिकम व्हाट, डायमैग्नेटिक, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, योर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट द डायग्राम फ्रॉम देयर द क्वेश्चन केम, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ल्यूकास टेस्ट से क्वेश्चन है, सिंपल है। अगेन स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी विद कॉन्क HCl एंड ZnCl2 नोन एज व्हाट, ल्यूकास रिएजेंट, राइट। करेक्ट है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, गलत है ये स्टेटमेंट, राइट। ठीक है ना। एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस, दैट इज ट्रू फॉर टर्शियरी अल्कोहल, राइट। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, इनकरेक्ट। सो दैट विल बी द आंसर। 36 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। अल्कोहल में जाओ, अल्कोहल चैप्टर में वैसे कई जगह हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बट एनसीईआरटी में ये अल्कोहल में दिया हुआ है, आप जाके देखना चैप्टर नंबर 11 में। दिस इज रिटन, द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl distinguishes them from one another Lucas test. Alcohol are soluble in Lucas reagent, concentrated HCl and ZnCl2, where their halides are immiscible and produce turbidity in solution. In case of tertiary alcohol, turbidity is produced immediately as they form the halides easily. Primary alcohols do not produce turbidity at what, room temperature. Heating करना पड़ेगा तब जाके turbidity आएगी, राइट। ठीक है, चलिए तो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे बढ़े। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, कोई रेफरेंस नहीं है इसका, याद ही होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट, तो पहले सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस निकालना है। तो He प्लस का सेकेंड बोर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला R2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A0 इंटू n²/z होता है ना, 0.529, उसको A0 ले रहा हूं मैं, इंटू n²। क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2a²/z। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, He प्लस इज वॉट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहां पे 2 हो जाएगा, राइट। ये R2 हो जाएगा किसका, दिस विल बी द R2 ऑफ व्हाट, He प्लस। और ये वैल्यू आपको दे रखी है, दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट, 105.8 पिकोमीटर, राइट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट R3 ऑफ Li2 प्लस, यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज इट इज व्हाट, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A0 इंटू n²। क्या हो जाएगा, अब ये थर्ड ऑर्बिट है, सो दिस व्हाट 3a²। और Z क्या हो जाएगा इसका, Li का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो दिस व्हाट 3 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, यही तो निकालना है हमें, तो इसको x मान लो, चलो ठीक है। तो अब यहां पे दोनों को क्या करो, इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये तो 3 हो गया, तो 2a0/3a0 इज इक्वल्स टू 105.8 डिवाइडेड बाई व्हाट, x, राइट, ओके। एंड a0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105.8 इंटू 3/2, 1.5, मतलब कुछ कितना हो जाएगा, इसके आधे से देखो, अब ये हमें पिकोमीटर में है ना, राइट, हमें पिकोमीटर में ही आंसर आएगा। उसका लोड मत लेना कि ये एंगस्ट्रम में है, राइट। ये वैल्यू हमने 105.8 पिकोमीटर ली है, राइट। तो हमें जो आंसर आएगा, ये A0 0.529 एंगस्ट्रम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो द आंसर विल बी व्हाट, 158.7 पिको
मीटर, राइट, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये तुम्हें दिया हुआ है, राइट, ठीक है ना, ए नॉट। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रम होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि पिकोमीटर है तो एक्सपी क्या आएगा, पिकोमीटर में आएगा। दो ऑप्शंस है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बाकी ये दो ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। नो रेफरेंस फॉर दिस, कह सकते हो चैप्टर नंबर 2 से आया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, राइट, ठीक है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives you products, initial concentration of A is 0.1 which becomes 0.001 after 5 minutes. Rate constant K निकालना है आपको मिनट इनवर्स में, राइट। फॉर्मूला लगा दो, तो ln CA नॉट बाई CA इज इक्वल्स टू व्हाट, KT, या फिर ln x को 2.303 log x लिख सकते हो, तो log, अब CA नॉट रख देते हैं, तो CA नॉट कितना है, 0.1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड after 5 minutes the concentration is 0.001, right, 0.001 is equals to K into 5, और हमें मिनट इनवर्स में निकालना है, तो 5 को 5 मिनट ही रहने दो, राइट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, और log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.606, राइट, डिवाइडेड बाई 5 मिनट इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, K। इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 से थोड़ा कम, मतलब 0.9 के आसपास आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एज इट इज अगेन दिस क्वेश्चन इज, मतलब ऐसा ही कोई क्वेश्चन देखो केमिकल काइनेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन आर गिव्स यू पी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 25 मिनट्स, राइट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेम क्वेश्चन यू सी, बस थोड़ा बहुत डाटा चेंज किया उन्होंने और क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। चलिए, A 10 liter flask contains 64 gram of oxygen. Again, PV is equals to nRT. Simple question है, कर देते हैं। तो PB आपको क्या निकालना है, प्रेशर इन बार निकालना है, तो P निकालना है इज इक्वल्स टू nRT बाई V। N है 64 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 है, O मत ले लेना, ठीक है ना। ऑक्सीजन, जब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन है तो यहाँ O2 है, O नहीं है, O होगा तो कयामत हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट O2, मतलब क्या 32 ग्राम लेना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 64 अपॉन 32, दैट इज व्हाट 2। ये एक जनरल मिस्टेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 16 लेके आंसर 4 कर दो, ठीक है ना, मतलब 4 से निकाल दो, तो 2 मोल्स हो गए इनटू आर। आर की वैल्यू क्या लेंगे, बार में निकालना है तो 0.0831। वैसे तो याद होना चाहिए, क्वेश्चन जिसने सेट किया थोड़ा मेहरबान है, आपको आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वैसे याद होना चाहिए। वैसे जनरली दे भी देते हैं क्वेश्चंस में, तो लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको याद रहना चाहिए। अब वहाँ पे नहीं दिया रहेगा तो क्रांति थोड़ी ना करोगे, ठीक है, कि नहीं नहीं आपने तो आर दिया नहीं, लास्ट ईयर तो दिया था, अब मैं भग जाऊंगा, ठीक है ना, मैं पेपर सॉल्व नहीं करूंगा, नथिंग लाइक दैट, राइट, ठीक है। तो याद रखो, वैसे भी सॉल्व करोगे तो याद हो जाती है। कितनी वैल्यूज है, 0.0821 है, 0.0831 है, एक एटीएम में है, दूसरा बार में 8.314 है, राइट, एक कैलोरी में है 2 के आसपास 1.98 है, तो 3-4 वैल्यूज हैं, याद रखिए, ठीक है। वैसे भी डॉक्टर बनने वाले हो, बहुत दवाइयों के नाम याद रखने तुम्हें। तो 2 इंटू 0.0831 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। टेम्परेचर ऑलवेज टेक इन व्हाट, केल्विन भाई, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 10 नीचे कर लो, राइट, तो ये कैलकुलेट करके कर लो कितना आता है, बाद में आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 0.083 कर लेते हैं, इंटू 300 डिवाइडेड बाई 10, राइट, और यहाँ से ये आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ से 2 गया और 83 इंटू 6, 83 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई व्हाट 100, तो 18, 498 डिवाइडेड बाई 100, तो 4.98, तो 4.9 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर विल बी व्हाट, डी, अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज व्हाट, डी, 39, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन था अगेन, राइट, ये स्लाइड बस बने भरने के लिए दिया है वैसे तो, ठीक है ना, कुछ कह सकते हो, समथिंग इट वाज लाइक दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। बट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी तो यार इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट अगेन, OH को प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप है, बाकी तो भूल जाओ। तो इसको मिनिमम, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो यहाँ से शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 एंड व्हाट 6। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, कितने, हेक्सेन, 3 ओल, दिख जाएगा कहीं, दिख रहा होगा
1 ब्रोमो दिख रहा है, पहले तो इसको हटाओ, 1 ब्रोमो के बाद 4 मिथाइल 5 क्लोरो, इसको हटाओ, M और C में पहले C आएगा अल्फाबेटिकली, तो आंसर क्या हो जाएगा A, सिंपल। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का ही, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, एज इट इज सिमिलर टाइप, वैसे क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ अल्कोहल पे, लेकिन किसी में मिथाइल रखा है तो क्लोरो गायब कर दिया है, ठीक है, लाइक दैट। एनीवे सिंपल क्वेश्चन था, कर लोगे। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स इनहांस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एज इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, पर्टिकुलर मैटर लिखा हुआ है, ओजोन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी व्हाट, A, B एंड D, तो आंसर B हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाइए और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, देखो। However, the presence of particulate matter in polluted air catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide, right? ठीक है ना? So this is what particulate matter. The reaction can also be promoted by ozone and hydrogen peroxide, right? तो ozone and what? Hydrogen peroxide. तो यही 3 ऑप्शन थे, देखो, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, राइट? और उसके बेस पे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। Copper crystallizes in a FCC unit cell with cell as length of 3.6 into 10 to the power minus 8 centimeter. The density of copper is 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. Atomic mass of copper क्या होता है? 63.5. वैसे तो आंसर यही होना चाहिए, बट फिर भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, क्योंकि 63.5 है, 65, 60, बहुत सारे ऑप्शंस आसपास हैं, तो एक बार सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने पे क्या है देख लेते हैं। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी भाई, क्योंकि यूनिट सेल से ही तो बना है, ठीक है ना, क्रिस्टल। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। जो एक ड्रॉप वाटर की डेंसिटी होगी, उस ड्रॉप से एक पूरा एक मतलब बकेट भर दो, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में मास बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट द रेशियो विल बी व्हाट, सेम और कांस्टेंट, राइट? इट विल बी सेम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद करो थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट सेल का निकाल लो डेंसिटी, वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी, राइट? यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका मास ले लो। एफसीसी है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4। एक एटम का मास कितना होगा, मोलर मास अपॉन Na, तो मोलर मास कितना है वो तो हमें निकालना ही है ग्राम में, राइट? m ग्राम पर मोल, राइट? ठीक है ना, डिवाइडेड बाई Na. Na is what? 6.022 into 10 to the power 23, and this is what? Particles per mole, right? Number of particles per mole into A cube. Volume है ना, FCC cube है, तो A cube हो जाएगा, तो that is what? एज लेंथ दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 ले लेते हैं। 3.6 into 10 to the power minus 8 का whole cube, and that value will come what? 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? और ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट? तो बस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, ग्राम से ग्राम गया, और मोल से मोल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, m आ जाएगा ग्राम पर मोल में, राइट? ठीक है ना, वैसे m की यूनिट ना लिखो, m अपने आप ही यूनिट आ जाएगा, राइट? ठीक है ना, m को छोड़ो, तो ग्राम मत काटो, ऐसे इसको मैंने यूनिट बेकार ही ले लिया, वो अपने आप ही यूनिट ले लेगा ये, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, इसको रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दो, और ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ग्राम पर मोल, जब उधर जाएगा तो, ठीक है? तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो, m विल बिकम व्हाट, 8.92 इंटू 6 इंटू 10 to the power 23 इंटू 3.6 इंटू 10 to the power minus 8 का होल क्यूब, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4। ये m आ जाएगा ग्राम पर मोल में। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आता है, 63.1 आता है, ठीक? कहां से आया क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन, बस कॉपर की जगह सिल्वर है। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज दिस 4.07 into 10 to the power minus 8 and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. Same question, बस with a little data change, right? ठीक है ना? Solid state, chapter number 1, class 12th, right? Find the EMF of the cell which the following reaction takes place at 298 Kelvin, right? इसका EMF निकालना है, तो नॉस्ट इक्वेशन लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, E cell is equals to what? E naught cell, right? और ये दिया हुआ है तुम्हें 0.2.303 RT by F, तो 0.059 by N, राइट? N, और N की वैल्यू क्या होगी थोड़ा देखना पड़ेगा, तो N के लिए क्या है ना, सेपरेट कर लो इसको,
तो आइडिया लग जाएगा. Ni is giving you what? Ni plus 2 and this is what? Plus 2 electron and 2Ag plus is taking those 2 electrons and getting converted into what? 2Az. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं. तो 0.059 by 2 हो गया. और जब 0.059 लेते हैं यहाँ पे तो log लेते हैं, ln नहीं लेते हैं, ध्यान रखना. So that is what log हो जाएगा. अब Q क्या हो जाएगा? रिएक्शन देख लो. तो Ni plus 2 सॉलिड का तो लेंगे नहीं, वैसे भी हटाओ इसको. तो Ni plus 2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट. तो Ni plus 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.001 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 0.001 का स्क्वायर, राइट. बस इसको कैलकुलेट कर लेना है. ई नॉट सेल दिया हुआ है 10.5 वोल्ट, तो 10.5 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1000 होगा, और 1000 को 10 क्यूब लिख सकते हो, 3 log 10 मतलब वो 3 हो जाएगा. तो इनटू क्या कर दो? 3 कर दो. तो ये वैल्यू हो जाएगी 10.5 माइनस इसको 0.06 ले लो, तो 0.06 इंटू 3 बाई वॉट? 2, राइट. तो ये 0.09 हो जाएगा. तो 10.5 माइनस 0.09 वोल्ट. एक भी आंसर नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इसमें एक भी आंसर नहीं है, राइट. यू कैन से यू कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन एज अ बोनस क्वेश्चन. जो मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जो सेट कर रहे होंगे उन्होंने पॉइंट्स को थोड़ा हिला दिया. अगर 1.05 वोल्ट लेते हैं 10.5 की जगह, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें एक आंसर मिल जाता, सी मिल जाता. अगर 10.5 की जगह 1.05 रहता. एनीवे, इस 10.5 के हिसाब से तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल क्वेश्चन था, नर्स्ट इक्वेशन का यूज है, राइट. दिस इज आवर 43 क्वेश्चंस. सो यू सी, दिस इज द क्वेश्चन. 1.05 वोल्ट, राइट. अगेन एनसीईआरटी, यू नो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंडेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है. उन्होंने 10.5 ले लिया, बाकी सेम क्वेश्चन था इफ यू सी, राइट. बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है. क्या है मतलब, व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से, कि आप क्वेश्चंस को केवल आप समझ के करो. एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू नो, you must have an understanding when you are solving those questions. That is what very very important, right? That's the message they want to give you, right? Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. क्या है? ला का रिडक्शन हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा NaNO2 प्लस HCl, राइट. तो वो क्या बन जाएगा? CH2N2 प्लस, और वाटर के प्रेजेंस में CH2OH. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. देखो बेसिकली यहाँ देखो RCN है, RCN विल कन्वर्ट, ये ला दिया हुआ है, देखो RCH2NH2, फिर ये N2 प्लस, यहाँ जाओ RNH2 में HNO2 NaNO2 प्लस HCl में N2 प्लस HCl माइनस, वाटर के प्रेजेंस में अल्कोहल दे देगा. अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, अमाइंस चैप्टर में जाके देखोगे, सिंपल ही था क्वेश्चन. चलिए, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड क्यों? क्योंकि लिगेंड्स के प्रेजेंस में क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी. स्प्लिटिंग के केस में जब आप एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, राइट, ठीक है. तो स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा? उतना ज्यादा होगा. और स्प्लिटिंग किस बात पे डिपेंड करता था? वन फैक्टर वाज व्हाट? द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, राइट. इफ यू सी दीज ऑप्शंस केयरफुली, राइट, व्हाट इज हैपनिंग? EN क्या है आपका? बाइडेंटेट लिगेंड है या डाइडेंटेट लिगेंड है, और वाटर क्या है आपका? मोनोडेंटेट लिगेंड है. तो एक EN दो वाटर को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, यू कैन से. सो दिस इज व्हाट यू सी हियर. यहां पे एक EN है, 4 वाटर है. एक EN आया, वाटर 2 हो गया. अब एक और EN आया, वाटर गायब हो गया. और हमें पता है कि इथिलीन डायमीन जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो इथिलीन डायमीन के नंबर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होगा? ज्यादा होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सी, जिसमें EN जितना ज्यादा हो, तो सी. देन आंसर क्या हो जाएगा? A, एंड देन आंसर क्या हो जाएगा? B. सो दिस इज व्हाट CAB, राइट, ठीक है. ओके, अच्छा, ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं कहीं, देखो यहां पे दिए हुए हैं ये कंपाउंड्स एनसीईआरटी में. वैसे अब इनके कलर्स वगैरह भी याद रख सकते हो आप, राइट. ब्लू, पर्पल, वॉयलेट, राइट, पूछ सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज दीज आर, बस यही 3 कंपाउंड्स को उन्होंने एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के फ्रेम कर दिया था, राइट, इसी से. वैसे मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा एनसीईआरटी से. यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है. बस ये समझाने के लिए कि देखो एनसीईआरटी जब तुम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन में भी सोचना है. अच्छा, इन तीनों में अगर मान लीजिए कि स्प्लिटिंग किस केस में ज़्यादा होगी, किस केस में एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट. ओके ओके,
नेक्स्ट, वेवलेंथ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, एनर्जी का जस्ट उल्टा हो जाता नहीं, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ, राइट। एनीवे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, देख लेना एक बार जाके। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, H, तो इसमें कम Fe है, तो Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, राइट। तो A का थर्ड हो गया, A का थर्ड हो गया, तो A ऑप्शन गया, D ऑप्शन गया। B कितना है तुम्हारे पास, B का 1 है, तो B का 1 है, तो अभी तक मतलब दोनों हो सकते हैं। देन कैलामाइन इज व्हाट, ZnCO3, एंड दिस व्हाट, कैलेनाइट इज व्हाट, दिस। तो C का 2 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, B। देखो मेटलर्जी चैप्टर में ये टेबल तुम लोगों ने देखा होगा, राइट, ठीक है ना, बस यहीं से उठाया उन्होंने, सिंपल सा। कौन कौन सा देखो, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, कैलेनाइट दिस कंपाउंड, एंड कैलामिन दिस कंपाउंड, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लो, ठीक है ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, राइट, द क्वेश्चन कैन कम। इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज, तो KMnO4 MnO4 माइनस जो है आपका, राइट, फेंटली एल्कलाइन मीडियम है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, फेंटली एल्कलाइन में MnO2 में जाता है, राइट। स्ट्रांगली एल्कलाइन में MnO4-2 माइनस में जाता है, आपको पता होगा। तो MnO4 माइनस है आपका, आयोडाइड आयन को वो आयोडेट में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो IO3 माइनस, और खुद क्या रिड्यूस होगा, MnO2 में, एंड बेसिक विल बी व्हाट, फेंटली एल्कलाइन मीडियम, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कहां से कहां चेंज हुआ, देखो, +7 से +4, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, A। रिएक्शन दिया हुआ है, ये दिस रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी, इफ यू सी डी एंड एफ ब्लॉक में आपको KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन पढ़ना है, उनके रिएक्शंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज गिवन, यही रिएक्शन से ऑक्सीडेशन नंबर अटैच करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। इसको कह सकते हो एक तरह से कि रेडॉक्स और डी एंड एफ ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाई ZnH2O गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, द कंपाउंड X इज, राइट। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। करना क्या है, दोनों का फॉर्मूला लिखो, दोनों के O को क्या करो, सामने सामने ले आओ। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, सो दिस इज व्हाट योर HC डबल बॉन्ड O H, और 2-मिथाइल प्रोपेनल, 2-मिथाइल प्रोपेनल, तो प्रोपेनल क्या है, दिस इज व्हाट योर प्रोपेनल, और इसके सेकेंड पोजीशन पे ये फर्स्ट कार्बन होगा, तो ये CH3 हो जाएगा। तो इसका भी डबल बॉन्ड O ले लो, राइट, और एक तरफ क्या हो जाएगा H, और एक तरफ क्या हो जाएगा CC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। और क्या करना होता है हमें, हम करते क्या थे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम करते क्या थे, कुछ नहीं, बस यहाँ से ये बॉन्ड हटाओ, यहाँ O लगाओ, यहाँ O लगाओ, बस बन गया प्रोडक्ट, राइट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट। अच्छा, इस केस में क्या होगा, तो हम वहां पे डबल बॉन्ड को हटा के O लगा रहे थे, अब O को हटाओ और डबल बॉन्ड लगा दो, तो बस इसको हटा दो और इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH, यहां पे CH3, एंड देन व्हाट, CH3, यही बन जाएगा। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को पहले देंगे तो काउंटिंग इधर से ही शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन आंसर हो जाएगा, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस वाज 48। ओके, सच क्वेश्चंस आर देयर इन एनसीईआरटी, अगेन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे, 3-4 क्वेश्चंस हैं ओजोनोलिसिस पे, काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, राइट, आपको जाके जरूर सॉल्व करना चाहिए उनको, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है ना, एक बार जाके देखिएगा। 49 क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। Kc आपका दिया हुआ है, Kc कितना होगा, 3 × 10⁻⁻59, और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का क्यूब, राइट, ये हो जाएगा। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040 m, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, तो आपको ये निकालना है, राइट। तो O3 को x मान लो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻59 इंटू O2, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.040 का क्यूब, राइट। बस इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे और फिर रूट भी लेना पड़ेगा अपने को ना, तो 3 × 10⁻⁻59 इंटू, देखो इसको क्या लिख देता हूं मैं, इसको तो हटाओ, 4 × 10⁻⁻2, तो ये क्या हो जाएगा, 64 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है।
64 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये 64 इंटू 3 कितना हो गया 192, और ये 10⁻⁻6 तो ये 10⁻⁻65 हो जाएगा, -65 राइट। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, 19.2 इंटू 10⁻64, और इसका रूट ले लो तो ये क्या आ जाएगा x। कुछ नहीं किया, यहाँ पे पॉइंट डाला तो इंटू 10 करेंगे, और 10 मतलब 192 को 19.2 इंटू 10 भी बोल सकते हैं, और 10 इंटू 10⁻⁻65 कर दो तो वो 10⁻�64 हो जाएगा। क्यों? रूट लेना आसान हो गया। ये इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगी, और ये 10⁻32 होगा, देख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम चैप्टर खोलो, चैप्टर नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 33। यू सी सेम क्वेश्चन with a little data change. See, the value of Kc for the reaction 3O2 gives you is in equilibrium with 2O3 is 2.0 into 10⁻⁻50. यहाँ पे उन्होंने -59 ले लिया था. If the equilibrium concentration of O2 in air this much, what is the concentration of O3? Same with a little data change. So even NCERT के जो questions हैं, whether it is in-text question or exercise question, both are quite important for you. You must solve those questions, right? That is the message, right? Okay. चलिए last question पे चलते हैं. Which of the following is not formed? Not formed, but not. When acetone reacts with 2-pentanone in the presence of a dilute NaOH followed by heating, right? Aldol condensation की बात कर रहा है, right? तो aldol condensation basically क्या है? देखो यहाँ पे, इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ aldol condensation में प्रोडक्ट कैसे बनाते थे हम लोग, राइट? तो कर क्या रहे थे हम लोग? एक बार तो क्या करो, मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH का एग्जांपल ले लेते हैं। अल्फा H प्रेजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। करना क्या है, देखिए करना क्या है, हमें एक बार तो क्या करना है, इस C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिख दो आप घुमा के, ठीक है ना। अच्छा, इसमें है ना थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेंगे, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे लिख लो, और फिर अल्फा कार्बन के 2H को ले लो। क्या मैं बोल रहा हूं? अल्फा कार्बन के, यहां पे यही कार्बन अल्फा कार्बन है, राइट? तो इससे 2H निकाल लिया, और यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, और यहां पे C डबल बॉन्ड O H जुड़ा हुआ है। और अब यहां पे क्या कीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन में जस्ट इस वाटर को निकाल दीजिए। क्या करना है हमें, ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O किया, और दूसरे के अल्फा कार्बन से 2H निकाल दिया। मान लो अगर क्रॉस एल्डोल रहता, जहां पे मान लो दो ऐसे एल्डिहाइड रहते या कीटोन रहता है, एल्डिहाइड एक कीटोन रहता, वहां क्या करते, एक का O उसी का अल्फा कार्बन का 2H, एक का O दूसरे के अल्फा कार्बन का 2H, दूसरे का O इसके अल्फा कार्बन का 2H, और उसका O और उसी के अल्फा कार्बन का 2H। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 4 प्रोडक्ट। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल लेके उन्होंने 4 प्रोडक्ट बनाए हैं। बना के देखना, काफी आसान है, राइट? वो भी क्वेश्चन एक आ सकता है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O H। मान लो यहीं पे अगर जो मुझे प्रोपेनॉल रहता तो मैं क्या करता, केवल प्रोपेनॉल दिया हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो मैंने क्या बोला आपको, एक बार तो C डबल बॉन्ड O ले लो, तो C डबल बॉन्ड O ले लो, तो यहां पे CH2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 और H। और यहां सामने किसको रखना है, इस कार्बन को मत रखना, इस कार्बन को रखना है, अल्फा कार्बन को रखना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट H, और इस कार्बन से यहां क्या जुड़ा हुआ है, CH3, एंड दिस इज व्हाट C डबल बॉन्ड O H, और फिर इससे क्या करो, वाटर निकाल दो। इसका यूज क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में यूज करेंगे इनका, ठीक है ना। काफी आसान लगेगा वो क्वेश्चन अब आपको करने में। तो हुआ क्या है, देखो यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, दिस इज व्हाट H, एंड देन हियर CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O H। अब देखो ध्यान से सुनना, जहां पे C डबल बॉन्ड O है ना जिस साइड में, इस बॉन्ड को ब्रेक करो कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है वो बना किससे होगा, किस एल्डिहाइड के मिक्सचर से बना होगा। वो लास्ट वाले क्वेश्चन को हेल्प करेगा आपको समझने में। तो जिधर डबल बॉन्ड O है उधर क्या करो, 2H जोड़ दो, और जिधर डबल बॉन्ड O नहीं है उधर क्या करो, डबल बॉन्ड O जोड़ दो, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों से इससे पहले वाला क्या बना होगा, आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। जैसे इसमें है, क्या करेंगे, इसको हटाओ, इधर डबल बॉन्ड है तो इधर 2H जोड़ दिया, तो ये अब CH से CH3 हो गया, और इधर डबल बॉन्ड O नहीं है तो इसमें क्या तो जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, बस इससे ये प्रोडक्ट बना होगा। अगर इतनी बात समझ में आती है तो वो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं वो क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये है, क्या करना है, यहां से इसको ब्रेक करो,
यहां से ब्रेक करो, इधर डबल बॉन्ड है तो यहां पे क्या कर दिया, अब CH3 लिख लिया, राइट। और इधर डबल बॉन्ड नहीं था तो यहां पे क्या कर लिया, डबल बॉन्ड O कर लिया। तो लिख ही लेते हैं इसको, साइड में कर लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH है ना, इससे 2 H जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, राइट। और यहां पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज व्हाट, CH3। तो एसीटोन से ही बना है, सो इट इज फाइन, राइट। सो दैट मीन्स ए तो नहीं होगा, हमें नॉट फॉर्म्ड बताना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। यहां पे डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, CH3, यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहां पे CH3, और यहां H है ना, तो अब इससे क्या जुड़ जाएगा, 2 H जुड़ जाएंगे, और इससे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, और यहां पे CH2 CH3 एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज व्हाट, CH3। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी पेंटेन 3 ओन ही हो जाएगा ना, लेकिन आपको 2 पेंटेनोन दिया हुआ है, मतलब बी विल बी द आंसर। बी नहीं बनेगा, 2 पेंटेनोन है ना, यहां पे 3 पेंटेनोन है, राइट। ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 पेंटेनोन से बनेगा, राइट, पेंटेन 3 ओन से। इसको देख लेते हैं, तो यहां पे फिर से हटाइए, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो ये तो तुम्हारा एसीटोन बन गया एक, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O लगाओ, क्योंकि इधर अगर 2 H लगाए तो इधर O लगा दो, तो यहां पे CH3 आ गया, और दिस इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O, और फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इससे 3 कार्बन लगा दिया, तो ये पेंटेन 2 ओन हो गया। तो पेंटेन 2 ओन और एसीटोन से ये बन जाएगा, तो ये तो बनेगा, ठीक है ना। ये भी बना था, ये एसीटोन से बना था। इसको देख लेते हैं, यहां पे इस साइड में डबल बॉन्ड है, तो इससे क्या जोड़ा, H जोड़ा, राइट। तो जोड़ोगे H तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एंड देन इट इज व्हाट, C से H जोड़ दो, तो CH2 बन गया ये, एंड देन व्हाट, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो पेंटेन 2 ओन है, राइट। और यहां पे क्या जोड़ दो अब, डबल बॉन्ड O, तो ये एसीटोन हो गया, तो ये भी होगा, तो आंसर विल बी व्हाट, बी, राइट। ओके, सो अगेन इसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती, मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगा, बट जो मैंने आपको अभी कहा था ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का जो ये है, आप इस प्रोडक्ट को बनाइए, थोड़ा सोचिए, इस पर थोड़ा वर्क कीजिए, राइट, समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, मैंने समझाया आपको, आई होप यू गॉट दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट। सो दिस वाज द होल डिस्कशन ऑफ नीट 2022 पेपर, राइट, you know, and thank you so much for your time and listening this. I hope you got benefited from this discussion.